अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बयानिया के साथ मैं हूँ आलिया शब्बीर। नाजरीन, पाकिस्तान की सियासत में कुछ भी मुमकिन है, लेकिन इतना बड़ा अपसेट शायद आपने पहली बार ही देखा होगा जो कराची के हल्का NA 249 में हमें नज़र आया। इससे पहले हम ये देख रहे थे कि शायद PMLN जीत रही है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बैकपर पार्टी थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एट दी एंड रिज़ल्ट जो आया वो 8-10 घंटे जो ताख़ीर से आया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो इलेक्शन NA 249 का जीत गई। जबकि अपोजिशन जमातें खासकर PMLN और PTI ने इसको चैलेंज कर दिया है। अब ये क्या चैलेंज जो है किया गया है, तो कि ये कल अदम होगा या फिर ये फैसला जो है बरकरार रहेगा, ये जाहिर है कि इलेक्शन कमीशन फैसला करेंगे। एक तो इस पर यह सवाल बनता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये सीट थी और वो सीट कैसे उन्होंने अपनी सीट गंवा दी, इसके पीछे क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की परफॉर्मेंस है। साथ साथ बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये सीट कैसे छीन ली PMLN से जीते जीते, और साथ साथ बात करेंगे कि ये जो इस हल्के का रिजल्ट है वो 8-10 घंटे ताख़ीर से क्यों आया, उसके पीछे जो मुहर्रकात हैं वो क्या हो सकते हैं। और कलअदम तहरीक लब्बैक ने भी यहाँ पे काफ़ी वोट हासिल किए हैं, तो क्या जो तहरीक लब्बैक है वो एक सियासी तौर पर अब उभर कर आ रही है सामने एक सियासी जमात के तौर पर, और साथ साथ एक ये भी फैसला किया जा रहा है, एक चैलेंज किया गया है कलअदम इस जमात की जानिब से कि वो अब इसको जो कलअदम करार दिया गया है उसको ख़त्म किया जाए। तो क्या कोई ऐसा फैसला हो सकता है, सियासी तौर पर मजबूत होने का फ़ायदा क्या हो सकता है इस कलअदम जमात को? इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जावेद इकबाल साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं। जावेद इकबाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो शिफावरी का। और हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब ने। ब्रिगेडियर साहब, आपका भी शुक्रिया। सबसे पहले ब्रिगेडियर साहब, इस इलेक्शन के बारे में बताइएगा कि आप क्या समझ रहे हैं कि ये इलेक्शन किस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीता। ये सारा प्रोसेस आपने देखा, रिजल्ट आने से लेकर कि पहले कौन जीत रहा था और उसके बाद कौन जीत गया, तो ये सारा क्या मामला था? देखें, कल भी हम यही एक डिस्कशन कर रहे थे कि इस हल्के में जो सबसे ज़्यादा चांसेस है वो यही था कि PSP वाज डूइंग गुड, PMLN बहुत अच्छा कर रही थी और तीसरे नंबर पर हम PTI को समझ रहे थे। लेकिन कल बहुत ज़्यादा अपसेट हुआ, ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी को हमने कहीं भी काउंट नहीं किया था एंड सडनली उनका वोट बढ़ना शुरू हुआ, बढ़ते बढ़ते, और फिर ज़ाहिर है कि अल्टीमेटली हम देखा कि 700-800 वोट से वो PMLN से जीत गए। PMLN बहुत कॉन्फिडेंट है, अभी भी मरियम नवाज के ट्वीट देखे तो वो करीम जीते हुए थे। बात यह है कि इसमें अगर कोई कसूर है तो वो इलेक्शन कमीशन का है। इसलिए आपने अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स आपने सेलेक्ट किए हुए हैं, रिटर्निंग ऑफिसर ने किया हुआ है, तो आप क्यों नहीं मैनेज कर सकते? एक तो इतनी लो जो वोटिंग हुई है ये भी ठीक नहीं है। वजह ये थी कि देखें, एक तो रमज़ान का महीना, उसके बाद कोविड, इतनी गर्मी में लोग रोज़े में कैसे निकल के आते। अवाम के मैंडेट को एक्चुअली होना चाहिए कि कम से कम 60% तो लोग आए वोट डालने। लेकिन सर, आपका आईने पाकिस्तान ये कहता है कि 10% भी अगर होगा, 10% होगा तो वो कलअदम होगा, दोबारा इलेक्शन होगा, लेकिन 20% तो फेयर इनफ है, उसमें तो ऐसी कोई कदगन है नहीं कि अगर 20% है। बिल्कुल नहीं है, अलिए मैं आई डू एग्री, लेकिन बात यह कि कम से कम मैंडेट तो लोगों को सही होना चाहिए। आई मीन आपके 3-3.5 लाख वोट हों और आपको डलें 1 लाख से भी कम वोट सारे मिला के डालें तो 80-90 हज़ार डलें वोट, तो ये हमें देखना चाहिए कि आवाम को पूरा राइट देना। क्यों कि ऐसी क्या इमरजेंसी थी कि आपने इन दिनों में ये क्यों किया? ईद के बाद क्यों नहीं कर लिया, आपका रोजे के बाद क्यों नहीं कर लिया? सेकंड ये कि इसके बाद ये जो वोटिंग लेट हुआ है, आप कराची में जहाँ भी रेडियस ले लें, कहीं भी जो पोलिंग स्टेशन से लेके और उसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर तक का मैक्सिमम डिस्टेंस होना चाहिए 1 से 2 घंटे का, और 300-400 वोट एक पोलिंग स्टेशन में डले हैं। मीन्स कि आधे घंटे में ये फॉर्म 45 फिल होना चाहिए और चले जाना चाहिए। किसकी गलती ना? ये तो इलेक्शन कमीशन खुद एक एक्शन लेना चाहिए। जिस तरह डस्का में हुआ था, किस तरीके से इलेक्शन कमीशन सो एक्टिव कि किसी तरीके से PTI को हमने हरवाना है, PTI को सजा देनी है, PTI को हुकूमत की पार्टी को ये कर देना है। सेनेट के इलेक्शन में हम देखा कि कोई सीक्रेसी की कोशिश नहीं गई सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो ये चीज़ें ऐसे नहीं होती हैं जिसकी वजह से आप उनको इतराज़ हो रहा है। और फिर PMLN को चाहिए कि कॉन्क्रीट सबूत है। ऐसे कह देना कि डिले हो गया, क्यों हुआ, कहाँ हुआ, ये तो बताएं क्या वजह क्या है।
क्या कोई लेकिन ब्रिगेडियर साहब, आपने भी सोशल मीडिया पर कुछ पिक्चर्स देखी होंगी, सोशल मीडिया पर कुछ पिक्चर्स चल रही हैं जिसके ऊपर ये चल रहा है कि ये किस तरह से फॉर्म फिल किए जा रहे हैं और कौन फिल कर रहे हैं, और प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी मौजूद है। अभी ये मुसद्दका नहीं है और मुबैना तौर पर ये चल रहा है कि पीपल्स पार्टी के लोग बैठे हैं उसमें। अब वो गलत है या सही है, अभी तो इसके ऊपर तस्दीक होना बाकी है। देखिए, एक तो बात है कि पीपल्स पार्टी का यहाँ पर वोट बैंक बहुत कम है। अगर 2018 की बात करें तो मेरे ख्याल में 2-3 हज़ार वोट था टोटल, वर्सेस 35,000 के करीब था ये फैसल वोडा का, 34,000 समथिंग था शहबाज शरीफ का, और 23,000 के करीब था टीएलपी का। ये एक्चुअली ज़्यादा वोट थे। तो सडनली इतना ज़्यादा आ जाना ये भी हैरान कर, जबकि वहाँ पर काम कुछ नहीं हुआ, ना पीपल्स पार्टी ने कोई काम किया है, ना वहाँ पर एमक्यूएम ने काम किया, ना पीटीआई ने काम किया। तो आई थॉट के लोग पीएमएलएन को इसलिए लाएंगे कि दे आर अनॉयड विद अदर पार्टी, तो कहेंगे चलो ये हो सकता है 2 साल के बाद ये पार्टी आए और हमारा कुछ ख्याल करे इस हल्के का। जी एग्जैक्टली ब्रिगेडियर साहब, हलीम आदिल शेख साहब ने भी यही इल्ज़ाम आयद किया है कि इलेक्शन कमीशन की मिली भगत से ये सब कुछ हुआ है। तो ये कैसे साबित होगा अगर ऐसा ही हर इलेक्शन धांधली ज़्यादा करार दिया जाएगा? और ऐसे डस्का की मिसाल हमारे सामने थी, अब ये 249 की मिसाल हमारे सामने हो गई है। तो ये तो फिर कोई भी इलेक्शन जो है मैनिपुलेट किया जा सकता है, जब चाहे जो चाहे कर सकता है। देखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज नॉट फेयर। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान साइड लेता है। मैं तो आई एम कन्विंस, जिस तरीके से उन्होंने पीटीए के साथ सेनेट में किया, सुप्रीम कोर्ट ने इंस्ट्रक्शन दी कि आप इसको इंश्योर करें कि ये ट्रांसपेरेंट हो और इसमें कोई गलती ना हो और आप इसको चेक कर सकें। उन्होंने कहा जी हम नहीं करेंगे। नंबर 2, डस्का के इलेक्शन में किस तरीके से उन्होंने, अपनी गलती थी कि इनका ना वहाँ पर कोई कंडक्टिंग ऑफिसर था, ना लिजॉन ऑफिसर था, ना में सेंसिटिव जो स्टेशन थे वहाँ पर कोई फोर्स रखी हुई थी। लेकिन सब ब्रिगेडियर साहब, वो उस इलेक्शन में आप देखें कि इलेक्शन कमीशन तो बेबस दिखाई दिया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ना चीफ सेक्रेटरी ना वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ राब्ते में थी, ना हमसे बात कर रही थी। उनके प्रिजाइडिंग ऑफिसर गायब रहे, वो कहाँ रहे ये आज तक पता नहीं चल सका। तो इलेक्शन कमीशन तो ऐसा लग रहा है कि वो बेबस नजर आया, और इवन के ये कहें कि उसको तो ब्लैकमेल किया गया, ये रकमाल बनाया गया। कुछ इसी तरह के जो हालात और वाकयात हमें बताए जाते हैं। देखें, अगर ऐसी बात थी तो ये भी उम्मीद है कि आप अपना सिस्टम ठीक करें। आपने सियालकोट में अपना वहाँ पर प्रॉपर लिजॉन ऑफिसर रखा हुआ था जो कॉन्ट्रैक्टर था। उसके बाद आपने कितनी आपने वहाँ पर रेंजर्स बुलाई हुई थी, आपने कितनी पुलिस सेंसिटिव स्टेशन में रखी थी, कैसे प्रेसिडेंट ऑफिसर को उठा के ले गए अगर आपका अरेंजमेंट ठीक होता। उसके बाद फिर सेकंड ये कि अब यहाँ कराची में तो आपका कुछ नहीं था, कराची में आप खुद मिले हुए थे। अगर रिपोर्टेडली, आई एम नॉट श्योर, तो आप यहाँ खुद है, तो अब आप अपने सिंध के इलेक्शन कमीशन के खिलाफ क्या एक्शन लेंगे? आर यू टेकिंग दैम एक्शन? अब जाहिर है इस फैसले को चैलेंज कर दिया है पीटीआई और पीएमएलएन ने। अब एक दूसरे के मुखालिफ हुकूमत और अपोजिशन अब पीपल्स पार्टी के खिलाफ अब इसको चैलेंज कर रहे हैं। मैं इसके ऊपर मजीद बात करूंगी, पीटीआई की हार के ऊपर भी बात करूंगी कि क्या वजह रही है। लेकिन जावेद इकबाल साहब, आप क्या समझते हैं? आपने ये 249 का इलेक्शन देखा, कितना मिसाली था आपके ख्याल से, और जो नतीजा है वो कितना तवक्कुआत के मुताबिक रहा, और तवक्कुआत के अगर मुताबिक नहीं भी था तो कितना फेयर रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलिया, जो कल का इलेक्शन है उसको मैं 3 डिफरेंट जावियों से देखना चाहता हूँ, और मैं आवाम को भी यही बताना चाहता हूँ कि जो कल का इलेक्शन हुआ उसमें 3-4 चीज़ें ऐसी सामने आई हैं जिससे हमारा माशरा भी सामने आया, जो हमारे सिस्टम है वो भी सामने आए, और जो हमारा इलेक्टोरल प्रोसेस है वो भी सामने आया। देखें, जब हम सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें इलेक्शन कमीशन का टोटल फेलियर सामने आया कि एक इलेक्शन कमीशन जो एक हलके को 8 से 10 घंटे ले रहा है फाइनलाइज करने में, तो वो आया इस काबिल है कि आने वाला 2023 के इलेक्शन का 2023 के इलेक्शन को करवा सके। पहली चीज़ तो ये इतनी बड़ी चीज़ सामने आई है इलेक्शन कमीशन की, और ये लम्हा फिक्रिया आपके लिए, मेरे लिए और इलेक्शन कमीशन के लिए। दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात जो सामने आई वो ये आई कि आया अवाम ने इस इलेक्शन में क्यों इंटरेस्ट नहीं लिया।
देखने की चीज ये है कि जो ब्रिगेडियर साहब ने भी बात की कि 3,35,000 उधर का वोटर है और 16% टोटल वोट कास्ट हुआ है। और दूसरी बात, जीतने वाले का सिर्फ 2% वोट है सर, अराउंड 20%, अराउंड 16.5 या 17 इस तरह का फिगर आया है। बहरहाल इवन 20% भी है, तो जीतने वाले के पास सिर्फ 2.5 या 3% वोट आए। तो आपका इलेक्शन सिस्टम 3% को 3.5 लाख का रिप्रेजेंटेटिव कहने के काबिल है या नहीं है? लेकिन ये बहुत बड़ा जावेद क्वेश्चन है। इकबाल साहब, ये सवाल, ये तो आपका आइन कहता है ना कि अगर आपका 20% भी है तो एक्सेप्टेबल है। मैं तो आ रहा हूं, उसी बात पे आ रहा हूं। फिर तो आप आइन में तरमीम करें। आइन में तो 10% की बात है ना जी, 10% होगा अगर, तो फिर कलअदम चीज होगा। को हाईलाइट कर रहा हूं कि आपका इलेक्शन प्रोसेस और आपका इलेक्शन सिस्टम किस हद तक खुल के सामने आया है कि वो सिर्फ 2-2.5% के बंदे को एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर डिक्लेयर कर रहा है। हमें ये सोचना पड़ेगा। देखें, दुनिया का कोई निज़ाम भी मुकम्मल निज़ाम नहीं होता। निज़ाम को हमेशा लोग ठीक करते हैं जो पैरेलल सिस्टम को देख रहे होते हैं। हमने इस जो इमरान खान या पीटीआई की हुकूमत बात कर रही है कि हमें अपने इलेक्शन कमीशन की रिफॉर्म्स की बातें की जा रही थी, हमें उसको आगे लेके जाना चाहिए ताकि उसके मुताबिक हम आने वाले वक्त में रियल रिप्रेजेंटेटिव्स को आगे लेके आए। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पीपल्स पार्टी की जीत कोई इतनी मुश्किल या ठीक है सरप्राइजिंग है, लेकिन अगर इसको पिछले 2 हफ्ते के बैकग्राउंड में लेके चलें तो जिसके मुफ्ता इस्माइल साहब ने भी खुद एक्सेप्ट किया है कि पिछले 2 हफ्ते में पीपल्स पार्टी की पूरी हुकूमत ने उस हलके में सड़कें तक बनवाना शुरू कर दी। जहां उधर का बुनियादी मसला था पानी का, उस पानी के मसले को भी हल करना शुरू कर दिया, और जहां उधर सफाई का और कूड़े क्रिकेट के मसाइल थे उनको भी हल करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उनको थोड़ी सी पजीराई मिली। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज देखिए, मुस्लिम लीग लेकिन सर पहले पीपल्स पार्टी सबसे आखिर में थी। वो तो तीनों जो सर्वे हुए थे, गैलप का सर्वे और जितने तीनों सर्वे हुए थे उसमें पीपल्स पार्टी 5वें या 6ठे नंबर पे थी। इवन के नताइज के मुताबिक भी ये तो आखिर में मैं क्या ये कह रहा हूं इसका नहीं पता। इट वाज ए सरप्राइज कॉल। अगेन क्वेश्चन फिर आ जाता है इलेक्शन कमीशन की रिफॉर्म्स पे, जो मैंने आपसे बात की थी कि वोट बैंक के हवाले से भी, वोटर्स टर्नआउट के हवाले से भी और इलेक्शन के रिजल्ट्स के हवाले से भी। आया हम इस चीज के मुतहम्मिल हो सकते हैं कि एक छोटे से इलेक्शन को मैनेज नहीं कर सकते, उसको कंट्रोवर्शियल बना दें, तो कल को जब पूरे पाकिस्तान में हल्के होंगे तो वो तो पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस को आप कंट्रोवर्शियल बना देंगे। तो सर हमेशा से ऐसे होता है कि जो भी इलेक्शन होता है दूसरी जमात उसको आलिया बात आपकी ठीक है, लेकिन हमने अपने मुल्क को, अपने सिस्टम को, अपने निजाम को आगे तो लेके जाना है ना। जब तक हम अपनी गलतियों को सुधारेंगे नहीं, अपने सिस्टम को रिफाइन नहीं करेंगे, अगर हम अपने कानून के जरिए तब्दीलियां ला के अपने निज़ाम को अपग्रेड नहीं करेंगे। उस फ्रांस में क्या हुआ था, आप चली जाए ना, फ्रांस में सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म है, पहले पार्लिमानी सिस्टम था। उन्होंने चेंज क्यों किया? उन्होंने देखा कि ये निजाम हमें सूट नहीं कर रहा, इसलिए हमें इस सिस्टम में रिफॉर्म्स करनी चाहिए। तो लेकिन रिफॉर्म्स का नारा लेकर तो इमरान खान साहब भी आए थे अब, लेकिन वो ऑपोजिशन को साथ बिठाने को तैयार नहीं है। रिफॉर्म्स की बात जरूर करते हैं, ऑपोजिशन के बगैर ये रिफॉर्म्स मुमकिन नहीं हो सकती, तो ये फिर रिफॉर्म्स आकर करेगा कौन? तो यही तो बात हो रही है। बात ये हो रही है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज पे ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज पाकिस्तान की है, 22 करोड़ अवाम की है। इस 22 करोड़ अवाम की फलाह की इन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी बेहतरी के लिए। यही तो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए होना चाहिए कि यह मिल बैठ के जो मुल्क और पाकिस्तान के लिए बेहतर है वो तमाम चीजें करें, जिससे अवाम को जब अपने इंटरेस्ट और चीजें कंट्रोल में आए। जब अपने इंटरेस्ट को साइड पर रखेंगे और मुल्क और कौमी मफाद में कोई फैसले किए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे इस हल्के को थोड़ा सा मैं मजीद डिस्कस करना चाहूंगी। इसके अब जो अगर पीटीआई और पीएमएलएन चैलेंज कर रही है, आपको क्या लगता है कि ये भी डस्का जैसी सिचुएशन हो सकती है, कलअदम हो सकता है, या ये बरकरार रहेगा? बिल्कुल नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि पीएमएलएन को, जिस बात पे मैं आ रहा था, पीएमएलएन को भी सोचना चाहिए। पीएमएल ने ठेका नहीं उठाया हुआ कि पूरे पाकिस्तान में जहां इलेक्शन होगा उनकी मर्जी के मुताबिक फैसला आ गया तो वो फैसला कबूल है, अगर उनकी मर्जी के खिलाफ कोई फैसला आ गया तो वो फैसला ठीक नहीं है।
उनको कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा, कहीं ना कहीं फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। और मरियम बीबी को भी अब समझ जाना चाहिए, वो पाकिस्तान में ऑलरेडी पोलराइजेशन बहुत है, अब ये बस कर जाएं, हमारे मुआशरे को फर्दर पोलराइज की तरफ मत लेके जाएं। मुआशरे को, कौम को इकट्ठा करने की जरूरत है। अगर आप एक इलेक्शन हार गई हैं, चाहे 600 वोटों से हारी हैं, तो उसे एक्सेप्ट करें खुले दिल से। जरूरी नहीं है कि इसका मतलब तो यह हुआ कि कल को नेशनल असेंबली के इलेक्शन होंगे, अगर वो तो फिर तो वो सारी सीटें जीतेंगी तो उन्हें इलेक्शन कबूल होगा। तो ये तो कोई बात नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज में टॉलरेंस होनी चाहिए, बर्दाश्त होनी चाहिए। आप इसी से अंदाजा लगा लें, इलेक्शन के रिजल्ट से 3 घंटे पहले तक तो वो सब नारे लगा रहे थे, उनको इलेक्शन पे कोई एतराज नहीं था, वो तो जीत की खुशियां मना रहे थे। लेकिन वो ये कहते हैं कि 10 घंटे रिजल्ट लेट हुआ और ये रद्दोबदल की गई, उनके बकौल जो वो इल्जाम लगा रहे हैं, तो इसलिए वो इसको कह रहे हैं कि ये इलेक्शन जो है फेयर नहीं है। इस 2 या 3 घंटे के डिले से हम भी वही डिस्कशन कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को अपने आप को बेहतर करना पड़ेगा, लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं है कि उस हल्के में धांधली हुई है। आप ये देखें ना, गिन के कितने वोट कास्ट हुए हैं। पीएमएलएन ने सारा दिन किसी एक जगह से कहीं एक रिपोर्ट नहीं आई कि जो डस्का के इलेक्शन में हुई थी। मीडिया मॉनिटर कर रहा था, इंटरनेशनल एजेंसीज मॉनिटर कर रही थी, कहीं से कोई रिपोर्ट ऐसी नहीं थी। बिल्कुल, तो पूरी तरीके से ये इलेक्शन हो गया, लेकिन एंड पे सब अपनी अपनी जीत अनाउंस करते रहे, लेकिन एट द एंड सबसे जो पीछे पार्टी थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो NA 249 की ये सीट जीत गई। अब PMLN PTI इसको चैलेंज कर चुकी है, लेकिन क्या वो सीट वापस हो सकती है या ये इलेक्शन दोबारा से हो सकता है, इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा। इमरान खान साहब ने बात की है, वो कहते हैं कि गलत फैसले भी हुए हैं इससे पहले, और वो टिकट्स के हवाले से कह रहे हैं कि टिकट्स कुछ गलत दिए गए। तो ये कौन कौन से और फैसले थे जो इमरान खान साहब से गलत हुए हैं, और इसी तरह से यही 249 का भी फैसला उनसे गलत हुआ था? इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं NA 249 के इलेक्शन के हवाले से, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीट थी। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बाई इलेक्शन में ये सीट जीत रही है। तो क्या वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी सीट हार चुकी है? ब्रिगेडियर हारिस साहब, आप बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हार की वजह क्या है? क्या उनके जो पहले जीते हुए उम्मीदवार थे फैसल वाडा साहब, क्या वो अपने हलके में नहीं गए, वहाँ पर काम नहीं हुआ, हलके के अवाम उनसे खुश नहीं थे? और ऐसा ही क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम हलकों का हाल है? तो फिर आइंदा इलेक्शन वो कैसे लड़ेंगे? देखें, ये एक बहुत डिसअपॉइंटिंग बात है। कराची के लोगों ने PTI के ऊपर बहुत एतमाद किया और 14 MNA जहाँ से सिलेक्ट किया। बात यह कि आज 3 साल होने वाले हैं, ना यहाँ पर कराची के लोगों के लिए कोई फंड्स आए हैं, ना सड़कों की मरम्मत हुई है, ना उनका पानी का मसला, सबसे बड़ा टैंकर डलवा के लोग परेशान हो गए हैं, वो उनका मसला हल हुआ है। लास्ट टाइम आपको याद होगा जब बारिशें हुई थी तो कितने सख्त सारे इलाके भर गए थे पानी से, डिफेंस में, और लोगों के तबाह स्टोर हो गए, कारोबार ख़राब हो गया, वो भी कुछ नहीं हुआ। और अभी 1200 अरब की बात हो रही थी कि आ रहे आज 3 साल में नहीं आया। एक तो ये डिसअपॉइंटमेंट है। उसके बाद जो इंक्रोचमेंट लोगों की हटाई गई है, गिरा दिए गए घर, गिरा दिए गए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर, हालांकि वो पीपल्स पार्टी ने कराया, क्रेडिट डिसक्रेडिट इनको मिल गया, वो भी है कि इनके साथ चल रहा था। फिर इनके लोग पॉलिटिकल बातें नहीं समझते, हल्कों में नहीं जाते। जब तक आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में 2-3 दिन नहीं गुजारेंगे, उनके मसाइल हल नहीं करेंगे, उनको पेशेंट हियरिंग नहीं देंगे, उनसे बैठ के बात नहीं करेंगे, खुशी गर्मी में शरीक होंगे, तो कैसे आप फोन करेंगे? दीज आर द फैक्टर। और यही वजह है MQM को भी डाउन होने की, यही वजह है PTI की डाउन होने की। PMLN क्योंकि लास्ट टाइम भी तकरीबन विनर थी, 500-600 वोट टूटे थे। अब क्योंकि PTI ने काम नहीं किया तो पीपल मस्ट थॉट के PMLN को ट्राई करते हैं। फिर पीपल्स पार्टी ने 1 महीना पहले वहाँ बहुत काम किए, सड़कें बना दी, जो उनके मसाइल हल करने की कोशिश की। आई थिंक ये है अनफेयर सिस्टम।
ये इलेक्शन कमीशन और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्टोरल रिफॉर्म में होना चाहिए कि इलेक्शन के 2 महीने पहले कोई डेवलपमेंट नहीं होगी। अगर पहले स्कीम अप्रूव नहीं हुई है, उसका काम चल नहीं रहा, तो ये नहीं कि आप 1 महीने में आके जल्दी जल्दी काम करें, लोगों को शुरू कर दें, दैट ये गवर्नमेंट को फायदा होता है। हालांकि हमेशा आप देखें ज़मीनी इलेक्शन में हमेशा गवर्नमेंट की पार्टी जीती है। ब्रिगेडियर साहब, जो इलेक्शन से पहले लोगों की आवाम की सुनी जाती है, आप कहते हैं कि वो भी ना सुनी जाए, एटलीस्ट उस इलेक्शन की वजह से एटलीस्ट उनको कुछ ना कुछ तो बेहतरी होती है। 2 साल काम ना करें, 2-2.5 साल काम ना करें, एक इलेक्शन 1 दिन पहले आके काम शुरू कर दें, फिर जो काम इलेक्शन खत्म हो फिर बंद कर दें, ये भी अनफेयर है। यू आर राइट। लेकिन पीटीए की हमेशा जो हुकूमत होती है ना, उसकी ये इलेक्शन में, बाई इलेक्शन में फायदा होता है कि लोगों को होता है कि जी हुकूमत है, अभी भी हमारा काम करेगी, बाद में उनके फायदे उठाएंगे, नौकरी में मिलेंगी, 100 काम मिलेंगे। वो भी पीटीए नहीं किया। तो हैरानी है कि हुकूमती पार्टी सारे इलेक्शन आ गई है। जितने इलेक्शन मक्का में हुए हैं, नौशहरा में हुए हैं, कराची में, दे आर लूजिंग इट। तो ये उनको अपने आप को खुद समझना चाहिए, सोचने की जरूरत है कि हमारी क्या गलतियां हैं। अभी भी 2.5 साल है, अभी भी आप कुछ कर सकते हैं, करें जी। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, इमरान खान साहब खुद एतराफ़ कर रहे हैं, आज आपने देखा है गिलगित बिल्तिस्तान में वो खुद एतराफ़ कर रहे हैं कि कुछ फैसले उनसे गलत हुए, उन्हें टिकटें जो दी वो गलत दी। तो क्या वो एतराफ़ तो कर रहे हैं, लेकिन इसको दुरुस्त भी कर रहे हैं या नहीं, वही गलतियां दोहरा रहे हैं? देखें, यहाँ के जो सेनेटर थे उसके ऊपर बड़ा लोगों ने एतराज़ किया, उन्होंने नहीं चेंज किया। ये कैंडिडेट भी, ये जो अमजद अफरीदी साहब थे, इनको, ये आम वर्कर थे, ये इनके पास इलेक्शन लड़ने की कोई वो इतनी ज़्यादा पावर नहीं थी। जो सईद के पीटी के कैंडिडेट थे, नूर आलम, वो बहुत ट्रांसपोर्टर थे, इक्वल स्पेंड मनी, और उनको वोटिंग इलेक्शन में टिकट नहीं दिया गया। यहाँ भी इनकी अपनी मर्जी चलती है। आई थिंक अगर फेयर अपनी सिलेक्शन ऑफ टीम करें, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट करें, तो कहीं ना कहीं फ़ायदा इनको होगा। ये जो अपनी पर्सनल विम्स के ऊपर जो आपके एमएनए एमपी पुश करते हैं कि इसको दे दें, वोट उसको दे दें, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। अभी 2-2.5 साल हैं। और सेकंड देखिए, बात ये है कि इमरान खान आप चाहिए इमीडिएटली इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए असम्बली में चले जाएं, असम्बली में खुद जाएं, असम्बली को फाल करें, वहाँ पर बैठे जाके इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात करें। उसके बाद आप ये नैब के कानून को चेंज करना है, आपने जुडिशल रिफॉर्म्स करें। आपके सामने इतना बड़ा जुडिशल मसला है ये। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, अगर रिफॉर्म्स की बात की जाती है, आज भी वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि आए, यही तो हम बात करते हैं कि पार्लियामेंट में इसको रिफॉर्म्स की बात करें, इलेक्शन इस्लाहात की बात करें। लेकिन जब अपोजिशन बात करती है नैब की हो, तो वो एनआरओ कहा जाता है कि ये एनआरओ मांग रहे हैं। तो अपोजिशन जो है हुकूमत के साथ बैठने को तैयार अब नहीं होगी, लग ऐसा रहा है, क्योंकि जब आप उनको एनआरओ कहेंगे, उनकी जो भी रिकमेंडेशन होगी, तो वो कैसे इस पे एग्री हो सकते हैं? देखिए, बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को एक ओपन इनवाइट करना चाहिए नेशनल डायलॉग्स के लिए। अब आपके पास बड़ा मौका है, पीडीएम इज ऑलमोस्ट अ डेड हॉर्स। आपको चाहिए इसको कैश करें। कैश करने के लिए आप ओपन डायलॉग करें कि मैं तमाम पार्टी से बैठ के डायलॉग करना चाहता हूँ, कोई एजेंडा मत रखें। जब वहाँ पर आके बात करें कोई एनआरओ की या नैब के केसेस, वहाँ उनको बता दें पोलाइटली कि ये केसेस कोर्ट में चल रहे हैं, वी कांट डू, बट देयर सो मेनी अदर इशूज। आपके इकोनॉमिक इशूज हैं, आपके इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के इशू हैं, आपके जुडिशल रिफॉर्म के हैं, नैब के रिफॉर्म के। आपके सामने इस्लाम में काजी फायदे केस में क्या हुआ है, हमें इंतहा से ज़्यादा जो इस वक्त मेरे ख्याल में इसके बाद तो कोई कसर रह ही नहीं गई कि आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, दे आर अबव लॉ। इनको आइंदा के लिए इंडेमनिटी मिल गई है, चाहे इनकी फैमिली, बच्चे जो मर्जी करें, हर एक कोर्ट करेगा सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर को, देखें जी फायदा हुआ था। और जनरली कभी रिव्यू को चेंज नहीं किया जाता। ये 7 से 3 जजेस ने एफबीआई में ये केस भेजा और बाद में 6 से 4 में इसको वापस कैंसिल कर दिया। तो ये तो एक मिसाल कायम हो गई। आई थिंक इसके लिए आप जस्टिस फाइज ईसा केस की बात कर रहे हैं, नए कानून बंदे करें। जी जस्टिस फाइज ईसा, जी जी। तो ये एक मैं ये बात कर रहा हूँ कि इसके लिए भी दोबारा कानून बनाना चाहिए। ये पार्लियामेंट ही बनाती है ना कानून, पार्लियामेंट दोबारा बनाए कि जी नोबडी अबव द लॉ, चाहे वो आर्मी के जनरल्स हों, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों, एवरीबॉडी इज विद इन द बाउंड्स ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के अंदर। और दोबारा नया कानून साजी करें कि जी सर, ये नैब में ये पीपल्स पार्टी की रिकमेंडेशन थी। मुझे याद है कि वो ये चाहती थी कि ये सारे चाहे उसमें हमारे इदारे के कोई भी इदारा है, नैब के लोग जो हैं या नैब जो है वो उन सबको भी पूछ सके। लेकिन उस वक्त ये कहा गया था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब मैं नाम नहीं लेती, आगे बढ़ती हूँ
कि वो फिर मामला जो है वो काफ़ी संजीदा है, तो इसके ऊपर हम बात नहीं करते। जावेद इकबाल साहब, आप क्या समझ रहे हैं कि ये जो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मुझसे गलतियां हुई, गलत फैसले हुए, तो ये जो गलतियां और गलत फैसले वो तस्लीम कर रहे हैं, तो ये तस्लीम करके कुछ सीख भी रहे हैं या सिर्फ उनको इस चीज़ का अदराक ही है? आलिया, इमरान खान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि वो जिस चीज़ के बारे में सोच लेते हैं वो समझते हैं कि वही ठीक है और फिर उसी पे अमल करते हैं। और ये जो उन्होंने बात की है, ये बात उन्होंने जनरल बात की है, उन्होंने पर्टिकुलरली वो कराची के हल के हवाले से बात नहीं की है। नहीं, एग्जैक्टली नहीं बात की। उन्होंने कहा कि अब माजी वो में मैं आ रहा टिकट्स हूं। गलत तो हुई, माजी टिकट्स में आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ब्रिगेडियर साहब को भी पता है, जब माजी में टिकटों की तकसीम का मामला था तो इमरान खान साहब ने अपनी मर्जी के लोगों को बेइंतहा टिकटें दी हैं। सर कई जगह पे मर्जी के नहीं भी थे, लेकिन इलेक्टेबल को साथ लेकर चले। वो कहते थे कि मैं फरिश्ते कहां से लाऊं, अगर हुकूमत बनानी है तो फिर इन सबको भी साथ लेकर चलना पड़ेगा। वो मजबूरियां थी इक़्तिदार में आने की, जिसके लिए उन्होंने ये सब कुछ किया। अगर आपने इक़्तिदार में आने के लिए बैसाखियों, सहारों और आपको अपने असूलों पे कंप्रोमाइज करके ही आना था, तो फिर मेरा ख्याल है अब इमरान खान को गिला करने की जरूरत नहीं है। जब आप जिस तरह के सहारे लेकर आए थे, जिस तरह की बैसाखियां होंगी, तो आप उसी तरह का सिस्टम बनाएंगे और उसी तरह की परफॉर्मेंस देंगे। जिस फैसल वाडा ने, आपको याद होगा, कूड़े क्रिकेट के ढेरों के ऊपर खड़े होकर तस्वीरें बनाई थी, पानी के टैंकरों के ऊपर खड़े होकर तस्वीरें बनाई थी, ये वही फैसल वाडा का हल्का है ना, जिसको इमरान खान अगर गलतियों की बात करते हैं, उसी गलती को तो उन्होंने 1 महीना पहले सेनेट की फिर टिकट दी थी। तो ये किस गलती का अदराक करने की तरफ जा रहे हैं? यही तो इमरान खान का प्रॉब्लम है जिसकी आज हम बात कर रहे हैं। अगर इमरान खान ने सही फैसले किए होते, असूलों पे फैसले किए होते, मेरिट पे फैसले किए होते, उस हल्के के अवाम की मंशा के मुताबिक फैसले किए होते, तो शायद इतनी जिल्लत अमेज शिकस्त इमरान खान को ये देखनी ना पड़ती। लेकिन जावेद इकबाल साहब, जैसे कि ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे कि ऑपोजिशन को भी साथ लेकर चलना चाहिए और नेशनल डायलॉग की भी जानिब जाना चाहिए, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि आप 249 की मिसाल आप देख लें, एमक्यू में इत्तेहादी थी और उसके साथ कहीं सीट एडजस्टमेंट की भी बात नहीं हुई कि आप हमें ये इसके ऊपर हमें सपोर्ट करें या हम आपको सपोर्ट करते हैं। तो ये सियासी पुख्तगी पीटीआई में नजर नहीं आती हमें। बड़ी खूबसूरत बात की है। काश अगर पाकिस्तान की सियासत में पीटीआई को तो एक है ना, एक पॉलिटिकल पार्टीज है, अगर हमारी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में ये पॉलिटिकल टॉलरेंस आ जाए तो खुदा की कसम हमारे आज ये हालात ना हो। मामला क्या है? इमरान खान ने माजी में, आप सबको याद है कि पिछले 8, 9, 10 साल में जितनी पॉलिटिक्स के अंदर इनटॉलरेंस आई है, उस सब के हम गवाह हैं। लेकिन फिर वही बात है कि हमें किसी जगह पे फुल स्टॉप लगाना है, हमने अपनी कौम को, हुकूमत को आगे लेके जाना है। तो ये सबसे बड़ा फरीजा इमरान खान और उसकी हुकूमत पे बनता है। तो सर, आप क्या समझ रहे हैं, जावेद इकबाल साहब, आप क्या समझ रहे हैं कि जिस नेशनल डायलॉग की बात कर रहे हैं ब्रिगेडियर साहब, क्या इमरान खान साहब ऐसी कोई ऑफर करेंगे ऑपोजिशन को साथ मिलाएंगे? अगर ऑफर करेंगे भी तो उस ऑफर का इसलिए फायदा नहीं होगा, इस वक्त इसके फायदा होने के लिए आपको सबसे पहले बड़ापन का मुजाहरा करना पड़ेगा। आपको जो फेडरल की दूसरी बड़ापन और एनआरओ में कितना फर्क है, एनआरओ की बात ही नहीं होनी चाहिए जी। एहतसाब पे डिस्कशन ही नहीं होनी चाहिए, जो ब्रिगेडियर साहब ने बात की है। जो केसेस कोर्ट के अंदर हैं वो कोर्ट में चलते रहने चाहिए, लेकिन ऑपोजिशन फिर कैसे बात करेगी? ऑपोजिशन अगर आप नैब में तरमीम पे बात नहीं करेंगे, ऑपोजिशन बात नहीं करेगी। आपके मशीर और वजीर सुबह दोपहर शाम उठ के तीर कमान तान के तीर चलाते रहेंगे तो उधर फिर बातचीत क्या होगी? कहने का मकसद ये है, जिस पे मैं आना चाह रहा था, देखें घर में जो बड़ा होता है, सरबराह होता है, उसको शाइस्तगी का मुजाहरा करना पड़ता है, उसको टॉलरेंस करनी पड़ती है, उसे बर्दाश्त करनी पड़ती है। अगर इमरान खान की आज से लेके पिछली तमाम तकरीरें उठा लें, तमाम वजीरों की, एडवाइजर की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस और इनके ट्वीट्स उठा लें, तो स्वाय इल्ज़ाम तराशियों के कोई चीज़ आपको नज़र आएगी? कहीं इन्होंने बात की है वजीरों मशीरों ने कि हमने 2.5 साल में अपनी अपनी मिनिस्ट्री में या अपने अपने पोर्टफोलियो में हमने 2.5 साल में ये परफॉर्मेंस की है? वो परफॉर्मेंस की बजाय सर, परफॉर्मेंस आप देख लें, आप चौथा वजीर खजाना ले आते हैं
और आप पता नहीं क्यों चेंज करते हैं, एक को वजीर इत्तलात बनाते हैं और उसके बाद वजीर इत्तलात। जी, खुद ही जवाब दे दिया कि जब आप परफॉर्म नहीं कर रहे, जब आप कुछ कर नहीं पा रहे, जब आप में वो कैपेबिलिटी नहीं है परफॉर्म करने की, आप इनकेपेबल हैं, तो फिर आपके पास इसी तरह के तीर कमान, गैर शाइस्ता अल्फाज, राजकुमारी, इस तरह के अल्फाज निकलते जाएंगे। भाई आप सियासत के अंदर पर्सनलाइज क्यों होते हैं? आप उनके माजी की और तनकीद करें, जरूर करें, लेकिन आपने सबको कौमी धारे में लेके चलना चाहिए। अच्छा, जो कि पहली दफा हमें इस चीज को जरूर आलिया अप्रिशिएट करना चाहिए। कल के इलेक्शन में देखें, आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम हमने क्या देखा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने दिल खोल के सियासत की, उधर खुल के पार्टिसिपेट किया और ऑलमोस्ट तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने वोट लिए, जबकि कराची में माजी में ऐसा नहीं होता था। आपके सामने डराकर वोट चोरी हो जाते थे या संदूकड़ियां भर दी जाती थी या किसी का 1 लाख निकलता था और जो नंबर 2 होता था उसका 10,000 निकलता था। और सर मैंने खुद प्रोग्राम किए, वोटर लिस्टें भी खुद बनाई जाती थी, वोटर लिस्टें खुद बनाई जाती थी, वोट भी खुद कास्ट किए जाते थे। और क्या क्या होता था, इस चीज को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए आलिया कि बड़े अरसे बाद हमें हमारा जो फाइनेंशियल हब है उससे एक अच्छी ठंडी हवा आई है, जो सियासी तौर पे पाकिस्तान के लिए और कराची के लिए बड़ी अच्छी चीज है। जी जी ठीक है, ब्रिगेडियर साहब आप लास्ट कमेंट कर दीजिएगा इसके ऊपर कि इमरान खान साहब क्या आप समझते हैं कि वो सबको साथ लेकर चल सकते हैं? और अब 3 साल तकरीबन उनके पूरे होने वाले हैं, 2 साल में वो जो काम उनको करने चाहिए, जो वो नारा और वादा और दावा लेकर आए, मंशूर लेकर आए, उस पर अमल कर लेंगे? देखें आलिया, बात यह है कि 31 दिसंबर 2021 तक इमरान खान साहब के पास टाइम है। अगर अपनी दानिशमंदी से और बजट अच्छा लाते हैं और कीमतें डाउन करते हैं, कीमतों की महंगाई ख़त्म करते हैं और साथ ही साथ असम्बली को फॉल करें, मे गिव इम्पोर्टेंस टू असम्बली। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान अगर असम्बली में जाएंगे तो कोई वजह नहीं है कि ना सब आए। और अगर नेशनल डायलॉग को रिफ्यूज़ करते हैं पीपल्स पार्टी या PMLN, तो दैट मीन्स यू आर ऑन अ स्ट्रॉन्गर विकेट कि देखें जी ये जमहूरी निज़ाम को डिरोल करना चाहते हैं, मैंने तो सबको ऑफर कर दिया। लेट देम रिफ्यूज, लेट देम कम एंड से कि जी हमें NRO चाहिए, देन मेक देम वीक कि जी ये देखें ये क्या मांग रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की, हम बात कर रहे हैं NAB के कवानीन की, हम बात कर रहे हैं जुडिशल रिफॉर्म्स की, हम बात कर रहे हैं मदरसा रिफॉर्म की, नेशनल एक्शन प्लान की। ये हमें ये कह रहे हैं, लेट देम कम एंड रिफ्यूज, ओनली देन यू विल बी ऑन अ स्ट्रॉन्गर विकेट। आपको इस वक्त जितना बड़ा आपको स्पेस मिला है खेलने का बिकॉज ऑफ PDM की वजह से, इसमें आपको इसको कैश करें, आवाम के ऊपर दें, बजट अच्छा दें, महंगाई अच्छी कम करें और उसके बाद जो आपने वादे किए आवाम से पूरे करें। और साथ ही साथ एक ज़रूर नेशनल डायलॉग करें। इसमें आप कोविड, इसके ऊपर बड़ा अच्छा मौका था आपके जी, कोविड के ऊपर, कोविड-19 के ऊपर हम सब बैठ के एक ये नेशनल इशू है, हम बैठ कर डायलॉग करना चाहते हैं और उसके बाद उसी में और चीज़ें डिस्कस होती है। जब आप बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, कई चीज़ें रिजॉल्व हो जाती हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। लेकिन चोर लुटेरा ये कर दिया वो कर दिया, डोंट से करप्शन की है, करप्शन का जो है NAB अकाउंटेबिलिटी कर रहा है, उसमें वी गॉट नथिंग टू डू, बट प्लीज कम सिट ऑन नेशनल इशू के ऊपर हम बैठते हैं, मसाइल को हल करते हैं, दहशतगर्दी को हल करते हैं, कश्मीर के प्रॉब्लम को डिस्कस करें, कोविड को डिस्कस करके। आई थिंक जब आप बैठेंगे तो कई मसाइल आपके साथ। लेकिन सर मेन जो फोरम है वो पार्लियामेंट है और इमरान खान साहब ने भी यही वतीरा बना लिया। जैसे पहले थे कि वो कौम से खिताब आ जाता था, पार्लियामेंट से खिताब हमने नहीं सुना, तो वो कौम से खिताब आ जाता है और उसी से पता चलता है कि अब क्या होने वाला है। और वो भी हमें पुरानी हुकूमतों के बारे में तफसीलात बताई जाती हैं कि क्या हुआ है, ये नहीं बताया जाता कि अब क्या करना है और क्या किया है अभी तक। तो यकीनन इसके ऊपर जो है वो इमरान खान साहब को अब अगर फैसला नहीं करेंगे तो आगे बहुत देर हो जाएगी फैसला करते करते, और अमल करना तो बहुत दूर की बात है। ब्रिगेडियर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जावेद इकबाल साहब आपका भी शुक्रिया। नाजरीन आज के प्रोग्राम से इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।